आगरा शहर पीछे रह गया था। तैयारा गैर आबाद वीरानों के ऊपर से गुजर रहा था। उसके बाद जमीन पर दरख्तों के झुंड शुरू हो गए। ये इस बात का इशारा था कि आगे चंबल रेंज के जंगलात आ रहे हैं। इमरान ने अपने आप को तैयार कर लिया। एक दरिया भी नीचे से गुजर गया। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इमरान को तैयारे की रफ्तार को सामने रखते हुए नीचे कूदना था, क्योंकि जब कोई तैयारा 200 मील की रफ्तार से परवाज कर रहा होता है तो उसके अंदर बैठे हुए मुसाफिर भी 200 मील की रफ्तार से जा रहे होते हैं और आदमी उस तैयारे में से बाहर छलांग लगाता है तो वो 200 मील की रफ्तार से ही आगे जाएगा। चुनांचे इमरान को ये सब कुछ ज़हन में रखते हुए किसी दरिया या जंगल के दरख्तों की किसी झुंड पर छलांग लगानी थी। इस हिसाब किताब में चंद सेकंड का फर्क आने से ऐसा हो सकता है कि इमरान अपनी तरफ से दरिया के ऊपर छलांग लगाए और वो 200 मील की रफ्तार से आता दरिया के आगे जमीन पर गिर पड़े। ऐसी सूरत में उसकी मौत वाक़ई हो जाती। चुनांचे जब वादी चंबल के छोटे छोटे झुंडों का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान ने अपने जहन में तैयारी की रफ्तार और इस हिसाब से बाहर कूदने का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। वो बाकायदा पैमाइश तो नहीं कर सकता था, उसे अंदाजे से ही काम लेना था, लेकिन वो अंदाजा बिल्कुल सही रखना चाहता था। इमरान ने एक बार खिड़की के शीशे में से झांक कर नीचे देखा कि जंगल शुरू हो गए थे। दरख्तों के झुंडों का एक समंदर दिखाई दे रहा था। उसने बुलंदी का अंदाजा लगाया। ये बुलंदी इतनी थी कि इमरान 10 या ज्यादा से ज्यादा 12-13 कलाबाजियां खाने के बाद दरख्तों पर गिर सकता था। वो किसी दरिया का इंतजार कर रहा था। दरख्तों पर गिरने की बजाय वो किसी दरिया में गिरना चाहता था। इस तरह उसके जख्मी होने के इम्कानात कम थे, मगर नीचे दरख्तों के झुंड सब्ज बादलों की तरह छाए हुए थे। उनके दरमियान कोई खाली जगह दिखाई नहीं देती थी। तैयारा परवाज करता भोपाल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इमरान बेचैनी से थोड़ी थोड़ी देर के बाद नीचे झांक लेता। एक दफा उसने नीचे देखा तो दरख्तों के झुंड छट गए थे और उनके दरमियान एक दरिया बह रहा था। इमरान ने सोचा कि उसे अल्लाह का नाम लेकर छलांग लगा देनी चाहिए। किसी दूसरे दरिया का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके बाद कोई दरिया न आए। दरिया का किनारा अभी दूर था, लेकिन इमरान के जहन में एक हिजान सा मच रहा था। उसकी सारी ज़हनी पैमाइशें और अंदाजे एक दूसरे में गड़बड़ हो गए थे। उसने नीचे निगाह डाली। दरिया का किनारा करीब होता जा रहा था। इमरान ने एक्शन का फैसला कर लिया। ये जिंदगी और मौत का एक्शन था। उसने एक सेकंड के लिए अपने साथ वाली सीट पर इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद को देखा। वो दूसरी कतार में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर राम कृष्ण से कोई बात कर रहा था। वो लम्हा आन पहुंचा था जिसके लिए इमरान पिछले 1 घंटे से अपने आप को तैयार कर रहा था। उसके बाद उसने न कुछ सोचा और न किसी की तरफ देखा। सोचने और देखने का वक्त गुजर चुका था। उसने एक लंबा सांस भरा और जितनी तेजी से बिजली कौंध जाती है उससे भी ज्यादा तेजी से उसने इमरजेंसी डोर की हत्थी को पकड़कर पूरी ताकत से नीचे कर दिया। हत्थी का नीचे होना था कि तैयारे का इमरजेंसी दरवाजा खुल गया और तेज हवा के थपेड़े इमरान से टकराए, मगर इतनी देर में इमरान तैयारे से बाहर छलांग लगा चुका था। तैयारा जिस रफ्तार से जा रहा था, हवा के थपेड़े उसे उतनी रफ्तार से उठाकर आगे को ले गए, लेकिन अब वो कलाबाजियां खाता नीचे की तरफ जा रहा था। वो अपने जिस्म को कंट्रोल में रखने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जिस्म उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा था, उसका वजन और उसकी नीचे गिरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उसने देख लिया था कि वो दरिया के ऊपर ही है। फिर उसके कानों में एक धमाके की आवाज आई और दूसरे लम्हे वो भारी बेजान पत्थर की तरह पानी के अंदर नीचे ही नीचे जा रहा था। उसके कानों में आंधियों का शोर बुलंद हो रहा था। बड़े जोर से उसके पांव दरिया की तह से टकराए और रेत में धंस गए। इमरान का ये महसूस करके हौसला बुलंद हो गया था और उसमें नई ताकत आ गई थी कि वो जिंदा है और मरा नहीं। उसने 2-3 झटकों से अपने पांव दरिया की तह की रेत में से बाहर निकाले और दोनों बाजुओं और टांगों को चलाता दरिया की सतह पर आने की जिद्दोजहद करने लगा। कोई 20-25 सेकंड के बाद उसने सर दरिया की सतह से बाहर निकाला और देखा कि दरिया का दूसरा किनारा उससे ज्यादा दूर नहीं था। इसका मतलब था कि अगर वो तैयारे से कूदने में चंद सेकंड की देर कर देता तो वो दरिया की बजाय दूसरे किनारे के पत्थरों पर गिरता और चकनाचूर हो जाता। उसने तैरते तैरते महसूस कर लिया था कि वो जख्मी नहीं हुआ था। इसकी वजह यह है कि वो पांव के बल दरिया की सतह पर गिरा था और दरिया ने एकदम से उसे अपने अंदर निगल लिया था। उसके जॉगर शूज तैरने में रुकावट बन रहे थे, लेकिन वो तैरते हुए उन्हें उतार भी नहीं सकता था। दरिया के दूसरे किनारे पर उगी हुई ऊंची ऊंची घास उसके करीब होती जा रही थी। किनारे पर पहुंचकर वो वहीं गीली रेत पर औंधा पड़ गया। अगरचे उसे कोई जख्म नहीं आया था, लेकिन इतनी बुलंदी से दरिया में गिरने से उसका सारा वजूद हिल गया था और सारे जिस्म में टीसें उठ रही थी। वो जानता था कि उसे गिरफ्तार करने वाले अभी तक जहाज के अंदर ही होंगे।
वो इतनी जल्दी उसके पीछे नहीं आ सकते थे। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद तैयारे में से नीचे वायरलेस के जरिए किसी करीबी शहर या कस्बे की पुलिस को खबर कर दे कि एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस तैयारे से दरिया में कूद गया है। साथ ही वो इमरान का हुलिया भी उसे बता दे और ये भी बता दे कि वो तैयारे में से दरिया में किस जगह कूदा था। उस इलाके की पुलिस उसकी तलाश में जरूर दरिया के किनारे पहुंच सकती थी, लेकिन ये दरिया चंबल के घने जंगल में बह रहा था और चंबल के दुश्वार गुजार जंगलों में से गुजरकर उसका दरिया पर इतनी जल्दी पहुंच जाना मुश्किल था। उसके बावजूद इमरान वहां ज्यादा देर रहना चाहता था। वो दर्द करते जिस्म के साथ उठा और सामने दरख्तों की तरफ चल पड़ा। उसके दोनों टखने भी दर्द कर रहे थे, लेकिन वो दर्द की परवाह किए बगैर दरख्तों के झुंड में घुस गया। जंगल के घने सायादार दरख्तों और ऊंची ऊंची जंगली झाड़ियों ने उसे अपने अंदर छुपा लिया। वो उस हकीकत से भी बेखबर नहीं था कि इलाके की पुलिस उन जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगी और वो कुछ देर के बाद ही सही लेकिन इमरान की तलाश में दरिया के दूसरे किनारे के जंगल में पहुंच सकती है, जबकि इमरान को कुछ पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है और कहां जाकर निकलेगा। मगर अभी वो बड़े बड़े गुंजान दरख्तों वाले घने जंगल में ही था। वो कहीं रुके बगैर उस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। चलने से उसका बदन गर्म हो गया था और जिस्म के दुखने का एहसास कम हो रहा था। सामने आने वाली झाड़ियों और ऊंची घास को हाथों से परे हटाता वो आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियां और दरख्त परे परे हटने लगे। थोड़ी सी खुली जगह आ गई। यहाँ सलेटी रंग के बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान एक नाला बह रहा था। इमरान एक बड़े पत्थर की ओट में नाले के किनारे बैठ गया। उसके कपड़े जो दरिया से निकलते वक्त पानी में शराबोर थे, चलने की वजह से जिस्म की गर्मी से थोड़े थोड़े सूख गए थे। इमरान ने सबसे पहले अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर अपना छोटा काला बटवा निकाला। गिरफ्तार होने से पहले उस बटवे में उसने कुछ करेंसी नोट और रेलगाड़ी का टिकट रखा हुआ था, मगर अब वो बिल्कुल खाली था। दिल्ली की पुलिस ने उसका बटवा खाली कर दिया था। उसने अपने जॉगर के जूते उतारकर उनके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी गया हुआ था उसे बाहर निकाला और फौरन ही पहन लिए। उसके बदन की टीसें अब कम हो गई थी। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इतनी बुलंदी से दरिया में गिरने के बावजूद वो न सिर्फ जिंदा सलामत रहा बल्कि जख्मी भी नहीं हुआ। खुदा ने उसे बचा लिया था, शायद इसलिए कि अभी अल्लाह मियां ने कमांडो इमरान से बड़े मुजाहिदाना काम लेने थे। इमरान उठ खड़ा हुआ और बरसाती नाले के साथ साथ आगे की तरफ चल पड़ा। वो किसी तरह इस जंगल से निकल जाना चाहता था। ये जंगल उसके लिए खतरनाक था क्योंकि पुलिस दरिया के दूसरे किनारे वाले उस जंगल को अपने घेरे में ले सकती थी। किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचकर वो लोगों में गायब हो सकता था। चलते चलते वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साए में ही कटे हुए दरख्त पड़े थे। इमरान जल्दी से दूसरी तरफ हो गया और दरख्तों के पीछे से होकर आगे निकल गया। कटे हुए दरख्त इस बात की अलामत थे कि यहाँ आसपास कटाई का काम करने वाले मजदूर जरूर होंगे। रास्ते में एक बरसाती नाला आ गया जिसके ऊपर दरख्त का बहुत बड़ा तना डालकर पुल बनाया हुआ था। इमरान उस पर से गुजरकर नाले के दूसरे किनारे पर आया तो उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई मजदूर दरख्त काट रहा हो। एक लम्हे के लिए रुककर उसने अंदाजा लगाया कि आवाज उसकी दाएं जानिब से आ रही थी। यहाँ झाड़ियां बहुत गुंजान थी। वो उस जानिब चलने लगा। घनी झाड़ियों से बाहर निकला तो उसे कुछ फासले पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो एक झाड़ी की ओट में बैठ गया और गौर से झोंपड़ी की तरफ देखने लगा। झोंपड़ी के बाहर कोई आदमी नहीं था। दूर से दरख्त पर कुल्हाड़ा चलाने की आवाज आ रही थी। ये मजदूर जो दरख्त काट रहा था उस झोंपड़ी में रहता था। इमरान को जब यकीन हो गया कि झोंपड़ी के आसपास कोई इंसान नहीं है तो वो आगे बढ़ा और झोंपड़ी के पास से होता हुआ आगे निकल गया। चलते रहने से उसकी पतलून और बुशर्ट काफी सूख गई थी। कुछ दूर चलने के बाद इमरान एक जगह झाड़ियों में से बाहर निकला तो सामने एक छोटी सी कच्ची सड़क थी। वो वहीं रुक गया और सड़क के दाएं बाएं देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो समझ गया कि ये सड़क महकमा जंगलात वालों ने बनाई है। इस किस्म की छोटी छोटी सड़कें महकमा जंगलात की जानिब से बनाई जाती थीं कि अगर जंगल के एक हिस्से में आग लग जाए तो बीच में सड़क आ जाने से आग जंगल के दूसरे हिस्से तक न पहुंचने पाए। ऐसी सड़कों को महकमा जंगलात वालों की इस्तिलाह में फायर लाइन कहते हैं। इमरान सड़क पर चलने की बजाय सड़क से जरा हटकर झाड़ियों की ओट में एक तरफ चलने लगा। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि उस जानिब आगे कोई न कोई बस्ती जरूर आएगी और आखिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर तक चलते रहने के बाद इमरान सड़क के साथ ही दाएं जानिब बढ़ा तो उसे दरख्तों के नीचे 6-7 झोंपड़े दिखाई दिए। वो एक बार फिर वहीं रुक कर बैठ गया और उन झोंपड़ियों को देखने लगा। इतने में सामने वाले झोंपड़े से एक बूढ़ा नारियल का हुक्का पकड़े बाहर निकला और एक तरफ बैठकर हुक्का पीने लगा। बूढ़े ने सदरी और चारखाना धोती पहनी हुई थी और उसकी दूर से छोटी दाढ़ी भी दिखाई दे रही थी। अपने हुलिये से वो हिंदू नहीं लगता था।
और जंगली यानी आदिवासी भी मालूम नहीं होता था। दूसरे झोंपड़े में से एक औरत बच्चा उठाए बाहर निकली और किसी को ऊंची आवाज में पुकारा और दूसरी जानिब चली गई। फिर वो खामोश हो गई। इमरान ने सोचा कि ये बूढ़ा मुसलमान लगता है, इससे मालूम करना चाहिए कि ये कौन सा इलाका है और कोई बड़ा शहर यहाँ से कितनी दूर है। इमरान झाड़ियों की आड़ में से निकलकर बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े की दाढ़ी शरई और मुसलमानों जैसी थी। इमरान ने जाते ही उसे अस्सलाम वालेकुम कहा। बूढ़े ने हुक्का मुंह से हटाते हुए इमरान की तरफ वालेकुम अस्सलाम कहा और इमरान की तरफ टिकटिकी बांध कर तकने लगा। इमरान को ये मालूम करके तसल्ली हुई कि ये बूढ़ा मुसलमान है। उसने पूछा, बाबा मैं अपने एक दोस्त के साथ दरिया पर मुर्गाबी का शिकार खेलने आया था। अपने दोस्त से बिछड़ कर रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है। बूढ़े ने सवाल किया, बेटा तुम कहाँ से आए हो? इमरान ने जवाब दिया, बाबा मैं आगरा से अपने दोस्त के गाँव आया था, मैं यहाँ अजनबी हूँ। बूढ़े ने अपने पीछे की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से आगे टेकमगढ़ का कस्बा है, वहां से तुम्हें अटानवा जाने वाली लारी मिल जाएगी। तुम आगरा शहर से बहुत दूर निकल आए हो। इमरान ने कहा, बाबा अटावा से आगे कौन सा शहर आता है? बूढ़ा हुक्के का कश लगाते हुए बोला, उत्तर की तरफ आगरा है, दक्कन में सीतापुर और लखनऊ है। तुम्हें तो आगरा जाना है ना? इमरान ने कहा, जी हाँ। बूढ़ा बोला, बस फिर टेकमगढ़ से लारी पकड़ लेना, 4-6 घंटों में आगरा पहुंच जाओगे। अब इमरान को अंदाजा हुआ कि दरिया की मौजें उसे कहां से कहां ले आई थी। उसने बाबा को सलाम किया और जिस तरफ जाने को उसने कहा था उस तरफ चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता जंगल खत्म होना शुरू हो गया और खेत आ गए। दोपहर की धूप निकली हुई थी। खेतों के पीछे एक गांव नजर आया। ये काफी बड़ा गांव था। इमरान के पास लारी का किराया भी नहीं था। आगरा वहां से बजरिया लारी, जैसा कि बूढ़े ने बताया था, 4-5 घंटों का सफर था। उसका किराया भी काफी होगा। उसने सोचा क्या करे, वहां से पैदल भी आगरे या किसी दूसरे बड़े शहर जाना मुश्किल था। अगर ट्रेन में बगैर टिकट बैठ जाता है और रास्ते में पकड़ा जाता है तो एक नई मुसीबत में फंस सकता है। वो कुछ सोचकर गांव में दाखिल हो गया। गांव का एक ही छोटा सा बाजार था जहां चंद एक दुकानें थीं। बाजार के आखिर में एक छोटी सी मस्जिद देखकर इमरान को हौसला हुआ। वो सीधा मस्जिद में दाखिल हो गया। एक मौलवी साहब मस्जिद के सहन में बैठे रोटी खा रहे थे। इमरान बूट उतारने के बाद उनके करीब चला गया और सलाम करके बड़े अदब से बैठ गया। मौलवी साहब ने इमरान की तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, मुसाफिर मालूम होते हो, खाना खाओ। और मौलवी साहब ने इमरान के जवाब का इंतजार किए बगैर रोटियों की चंगेर इमरान की तरफ बढ़ा दी और एक रोटी पर आम का अचार रखकर इमरान को दी। इमरान को सख्त भूख लग रही थी। उसने तकल्लुफ किए बगैर रोटी खानी शुरू कर दी। साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि मौलवी साहब से मतलब की बात कैसे शुरू करे। मौलवी साहब ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? इमरान ने कहा, मौलवी जी मुसाफिर हूँ, आगरा जाना है, लारी का किराया पास नहीं है, मुझे किराया मिल जाए तो आपके हक में दुआ करूंगा। मौलवी साहब पर इमरान की साफ और सच्ची बात का बहुत असर हुआ। कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, रोटी खा लो, फिर तुम्हें किराया भी मिल जाएगा। रोटी खाकर इमरान की सारी नक्काहत दूर हो गई। मौलवी साहब बैठकर अपने हुजरे की कोठरी में गए। वापस आकर उन्होंने इमरान को 10-10 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, टेकमगढ़ से आगरा तक लारी का 15 रुपए किराया लगता है, 5 रुपए सफर के खर्च के लिए रख लेना। इमरान ने पूछा, लारियों का अड्डा कहाँ है मौलवी जी? मौलवी साहब बोले, अड्डा यहाँ कोई नहीं है, गांव के पीछे आगरा जाने वाली गाड़ी है, वहां से आगरा जाने वाली लारियां गुजरती रहती हैं, किसी भी लारी में बैठ जाना। इमरान ने मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और सलाम करके मस्जिद से बाहर आ गया। वो सोचने लगा कि जिस तरफ से वो फरार होकर आ रहा है उसी तरफ जाने वाला है। रास्ते में जरूर पुलिस चेकिंग कर रही होगी, कहीं वो फंस न जाए। उसने फैसला कर लिया कि उसे आगरा की तरफ जाने के बजाय मुखालिफ समत में किसी शहर में जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे याद आ गया कि जंगल में झोंपड़े वाले बूढ़े ने बताया था कि उत्तर यानी शुमाल की तरफ आगरा का शहर है और दक्कन यानी जुनूब की जानिब सीतापुर का शहर है। इतना उसे इल्म था कि सीतापुर का छोटा सा शहर लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाते हुए आता है और लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। उसने सोचा कि मुझे सीतापुर की तरफ जाना चाहिए और गांव के बाहर सड़क पर आकर खड़ा हो गया। वो सड़क की दूसरी जानिब खड़ा था जहां आगरा की तरफ से आने वाली लारियां गुजरती थी। क्योंकि सीतापुर पीछे की जानिब था, उसे अचानक पुलिस की किसी गाड़ी के आ जाने का भी खतरा था, लेकिन वहां की पुलिस उसकी शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं थी। हाँ, अगर तैयारे के संतरियों या इंटेलिजेंस ऑफिसर राम किशन या इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद में से कोई गाड़ी में बैठा हुआ आ गया तो उसका पकड़ा जाना यकीनी था। वो सड़क से जरा पीछे हटकर एक दरख्त की आड़ लेकर बैठ गया। उसकी नजरें पीछे की जानिब से आने वाली गाड़ियों पर लगी हुई थी। 3-4 प्राइवेट कारें गुजर गईं, 1-2 ट्रक भी गुजर गए। आगरा की तरफ से आती एक प्राइवेट कार भी गुजरी।
कुछ देर के बाद एक लारी आगरा की तरफ से आती दिखाई दी। लारी के ऊपर मुसाफिरों का सामान लदा हुआ था। ये सोचकर कि ये लारी सीतापुर ही जाएगी, उसने सड़क पर निकलकर लारी को हाथ दे दिया। लारी चंद गज आगे जाकर रुक गई। इमरान दौड़कर उसमें सवार हो गया। उसने कंडक्टर से कहा, सीतापुर का टिकट दे दो, और 10-10 के दोनों नोट उसकी तरफ बढ़ाए। कंडक्टर ने नोट लेकर जेब में रख लिए और एक टिकट काट कर इमरान को दिया। फिर जेब से 2 रुपए निकाल कर इमरान को वापस कर दिए। इमरान समझ गया कि वहां से सीतापुर काफी दूर होगा, वरना 18 रुपए किराया न लगता। लारी चल पड़ी। इमरान को रास्ते में पुलिस की चेक पोस्ट का भी खतरा था, लेकिन खैरियत ही रही और लारी सीतापुर के तारीखी शहर पहुंच गई। उस वक्त शाम का हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। सीतापुर में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। इमरान का प्रोग्राम यही था कि वो आगरा से जम्मू कश्मीर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। उसके पास सिर्फ 2 रुपए बाकी बचे थे और अब जम्मू तक उसका सफर और लंबा हो गया था। अब उसे सीतापुर से वाया शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला और जालंधर से होते हुए अमृतसर और फिर अमृतसर से बजरिया लारी जम्मू पहुंचना था। एक अच्छी बात यह थी कि उस रूट के रास्ते में दिल्ली यानी भारत की राजधानी नहीं आती थी, जहां इमरान के पकड़े जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। इतना लंबा सफर वो ट्रेन में बगैर टिकट नहीं कर सकता था। उसके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे। ऊपर से रात आ रही थी। सोचने लगा कि क्या करे। आखिर उसने यही फैसला किया कि सीतापुर अगर कोई मस्जिद हो तो उसके इमाम साहब से मदद की दरखास्त की जाए। वो एक बाजार में से गुजर गया। वहां उसे कोई मस्जिद नजर न आई। एक दुकान पर जरूर उसकी नजर पड़ी। बहुत बड़ी दुकान थी। हम ये नहीं बताएंगे कि वो किस चीज की दुकान थी। दुकान का नाम इस्लामी था और दुकान के अंदर काउंटर पर एक शरई दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे कुरान पाक सामने रखे तिलावत कर रहे थे। उनके मुसलमान होने में किसी शक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुकान में उनके मुलाजिम मुख्तलिफ ग्राहकों को चीजें दिखा रहे थे। दुकान में बिजली के बल्ब रोशन थे। इमरान दुकान के सामने एक तरफ होकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि बुजुर्ग जो दुकान के मालिक ही थे कुरान पाक की तिलावत से फारिग हों तो वो उनके पास जाकर मदद की दरखास्त करें। बाजार में काफी रश था। ऑटो रिक्शा भी आ जा रहे थे। दुकान के मालिक बुजुर्गवार कुरान पाक की तिलावत से फारिग हुए। उन्होंने कुरान पाक को बंद करके बोसा दिया और उसे जुज़दान में लपेट कर काउंटर के ऊपर शेल्फ पर रखा और अंदर ग्राहकों की तरफ देखने लगे। इमरान दुकान में दाखिल हो गया। उसने बुजुर्ग को अस्सलाम वालेकुम कहा। बुजुर्ग ने वालेकुम अस्सलाम कहा और बोले, फरमाइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। इमरान ने उनके करीब ही पड़े स्टूल पर बैठते हुए कहा, मोहतरम, मुझे आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। बुजुर्ग ने कारोबारी लहजे में कहा, जी जी फरमाइए। उनके लहजे से इमरान को कुछ नाउमीदी सी हुई, मगर हरफ मुद्दा बयान करना भी जरूरी था। उसने आहिस्ता से कहा, मोहतरम, मैं मुसलमान हूँ, परदेसी हूँ। मेरे पास कुछ रकम थी मगर वो खो गई है। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कर दीजिए कि मुझे सीतापुर से अमृतसर तक रेल का किराया दे दीजिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उस बुजुर्ग पर इमरान की बातों का असर हुआ या खुदा ने उसके दिल में इमरान की मदद करने का ख्याल डाल दिया। उसने आहिस्ता से काउंटर की दराज को खोला और उसमें से 100 रुपए का नोट निकाल कर बड़ी राजदारी से इमरान को हाथ में थमा दिया और कहा। इमरान ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए 100 रुपए का नोट पतलून की जेब में रख लिया और सलाम करके दुकान से बाहर निकल आया। चौक में आकर उसने एक आदमी से रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा और पैदल ही स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त तक रात हो गई थी। स्टेशन पर आकर उसने बुकिंग ऑफिस का रुख किया। बुकिंग क्लर्क ने बताया कि पंजाब को जाने वाली गाड़ी रात के 10 बजे आएगी। इमरान ने टिकट ले लिया और प्लेटफॉर्म पर ऐसी जगह पर बैठ गया जहां उस पर लोगों की निगाहें कम पड़ती। काफी देर वो बैठा बहुत कुछ सोचता रहा। कई किस्म के खदशात उसके जहन में पैदा हो रहे थे। उसकी मंजिल काफी दूर थी और रास्ते में खास तौर पर मशरकी पंजाब में दाखिल होने के बाद उसके पकड़े जाने का बहुत खतरा था। रात के 9 बज रहे थे। उसने एक स्टॉल पर खड़े होकर थोड़ा बहुत खाना खाया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ट्रेन कलकत्ते से आ रही थी और 10 बजे की बजाय 10:30 बजे प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। भारत की दूसरी मेल ट्रेनों की तरह ये ट्रेन भी मुसाफिरों से भरी हुई थी। ट्रेन में जितना रश होता था इमरान को उतना ही अपने तहफ्फुज़ का एहसास होता था। वो एक डिब्बे में चढ़कर मुसाफिरों के दरमियान छुप छुपा कर बैठ गया। अभी तक हर तरह से खैरियत थी और वो किसी की निगाहों में नहीं आया था और मुसाफिरों में से किसी ने उसकी तरफ मशकूक निगाहों से नहीं देखा था। अमृतसर तक बड़ा तवील सफर था। ट्रेन चल पड़ी और सारी रात सफर करती रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।